नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। देश में कोरोना की रफ्तार पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी है। लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने 4 लाख के आंकड़े को पार कर दिया है और देश में अब तक तीसरी बार ऐसा हुआ है जब 24 घंटे के अंदर 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो देश में कोरोना के 4,14,182 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 3,920 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन हालातों को देखने के बाद यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कोरोना के केस कम होने के बाद देश के पास 1 साल का वक्त था। उस 1 साल में केंद्र सरकार ने क्या तैयारी की, राज्य सरकारों ने कितनी तैयारी की और अब कितनी तैयारी लगातार दोनों की तरफ से की जा रही है। क्योंकि कोरोना से लड़ने की जिम्मेदारी न सिर्फ केंद्र सरकार की है बल्कि राज्य सरकारों को भी अपनी तैयारी करके रखनी ही चाहिए थी। कोरोना को रोकने की जिम्मेदारी उनकी भी थी, लेकिन अब जब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं तो व्यवस्थाएं पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुकी हैं और नाकाम हो चुकी व्यवस्थाओं के बीच सवाल यही उठता है कि इस दर्द की दवा क्या है। और इसी सवाल के इर्द गिर्द अगले 1 घंटे की आज की हमारी चर्चा होने वाली है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े होंगे कि आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसका इलाज क्या है, इसके लिए किस तरह के रोडमैप की जरूरत है। क्या रोडमैप जो अभी हाल फिलहाल राज्य सरकारों ने अपना कर रखा हुआ है वो काफी है। तमाम मेहमानों से हम इसका जवाब ढूंढने की यहां पर कोशिश करेंगे। साथ ही आपको हम पहले बता देते हैं कि योगी सरकार का अभियान क्या है। यूपी को जल्द ही 1 करोड़ वैक्सीन मिलने वाली है। यह योगी सरकार ने एक रोड मैप अपना तैयार कर लिया है और साथ ही वैक्सीन कंपनियों को 20 करोड़ एडवांस भी दिया जा चुका है। यूपी में 1 मई से लगातार वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जारी है। 18 साल से लेकर 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। जिन लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है उनको भी डोज जल्दी मिलेगी। देश भर में कोरोना के हालात क्या हैं आपको बताएं कि 24 घंटे के अंदर कोरोना से 3,920 लोगों की मौत हुई है। बड़ा आंकड़ा है और अब तक कोरोना से कुल 2,34,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आपको बताएं कि 3,28,000 लोग पिछले 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं और अगर बात की जाए कुल रिकवरी की तो 1 करोड़ 76 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। साथ ही 36,44,000 एक्टिव केस अभी भी पूरे देश में बने हुए हैं। यूपी का हाल क्या है? 24 घंटे के अंदर 26,622 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के अंदर 350 लोगों की प्रदेश में मौत भी हुई है, जो कि सच में डरा देने वाला आंकड़ा है। और अगर बात करें कुल मौतों की तो 14,501 का आंकड़ा लगातार प्रदेश में बना हुआ है। 28,902 लोग 24 घंटे के अंदर कोरोना से रिकवर हुए हैं और अब तक 11.51 लाख लोग मतलब 11,51,000 लोग इसमें ठीक हुए हैं। और यूपी में कोरोना के अभी भी एक्टिव मामले लगातार बने हुए हैं, जिससे कि प्रदेश की सरकार लगातार चिंता में है। टीम बनाई जा रही है, सभी लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें, सावधानी रखने, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और इसीलिए योगी सरकार ने टीम 9 के गठन के साथ ही जिलाधिकारियों को भी यह छूट दे दी है कि वो भी अपनी टीम 9 बना सकते हैं या जिस तरह के अधिकारियों को, जिस तरह के कर्मचारियों को अपनी टीम का कोर हिस्सा बनाना चाहते हैं उनको बना सकते हैं। साथ ही विपक्ष की भूमिका इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि विपक्ष ने भी लगातार सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। हर वो कठोर से कठोर सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार पूछा जा रहा है, जिससे कि सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें जरूर आप सबने देखी होंगी। और इसी के चलते शायद सरकार उन जवाबों की तलाश में वो तैयारियां कर रही है जो तैयारी उसको करनी चाहिए थी, कि चाहे ऑक्सीजन की मांग हो, ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार ने और तमाम राज्य सरकारों ने अपनी तैयारी की है, उसको देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि विपक्ष की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विपक्ष के तौर पर हमारे साथ यहां पर शुचि विश्वास होंगी, आज प्रवक्ता कांग्रेस है, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका सुझाव और क्या है, किस तरह की कमी वो महसूस करती हैं। साथ ही सत्ता पक्ष का यहां पर पूरा का पूरा एक सरोकार सामने रखने के लिए अश्विनी शाही हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता बीजेपी हैं। ये भी ये समझाने की कोशिश आज जरूर करेंगे पूरे प्रदेश की जनता को कि सरकार की तैयारियां क्या है और किस तरह की तैयारियों की और जरूरत है, जनता का रोल क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन है, निश्चित रूप से इससे कोई दो राय नहीं। साथ ही जो डॉक्टर्स की संख्या है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी भी संख्या सीमित है। उसके हिसाब से सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जनता अगर चाहे तो कहां पर अपना सहयोग कर सकती है, जनता किस तरह से इस चैन को तोड़ने में मदद कर सकती है, तमाम मुद्दों पर हम बहस करेंगे। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस से आगे बढ़ते हुए किस तरह की तैयारी की और जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से तीसरी लहर की बात की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट खुद चिंतित हो चुका है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी आपको आगे चल के पड़ने वाली है, तो तैयारी किस तरह की होनी चाहिए, ये हम प्रभात जी से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सैफी होंगे, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर इनकी उम्मीदें क्या हैं, ये किस तरह से मौजूदा परिस्थिति को देखते हैं, इनको क्या लगता है कि किस तरह की सुधार की जरूरत है, और जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उसमें कितना घबराने की जरूरत है, क्योंकि लगातार तीसरी लहर में यह साफ कहा गया है कि बहुत ही ज्यादा उसका असर घातक होने वाला है।
कोरोना के स्ट्रेन और भी तरीके से सामने आ सकते हैं, क्योंकि वायरस लगातार अपने आप को म्यूटेट कर रहा है। इसके नए स्वरूप भी सामने आएंगे और इसीलिए यह चिंता की बात जरूर हो जाती है कि आखिर किस तरह से अब सरकार को और तैयारी करने की जरूरत है। यहां पर हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर इनकी राय क्या होगी बहुत अहमियत रखती है, और जनता भी जो भी हमारे साथ जुड़ी होगी बहस में, उनसे भी हम समझने की, उनके सवाल जवाबों के हम पूरे उत्तर ढूंढने की यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिर उनको किस तरह का डर सता रहा है, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ऐसे सवाल लगातार बने हुए हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से हम इन परिस्थितियों से पार पाएंगे। तो हमारे साथ यहां पर अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हुए हैं और साथ ही सुश्री विश्वास भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अश्विनी शाही, सबसे पहले आपके पास आता हूं कि जिस तरह से लगातार सरकार अपनी तैयारी कर रही है, सरकार ने कोई कोर कसर छोड़ नहीं रखी है, इस चीज से कोई भी इनकार भी नहीं करेगा, लेकिन आपको क्या लगता है और किस तरह की तैयारी करिए जाने की जरूरत है, क्योंकि जिलों में कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही हैं। कुछ जिले ऐसे हैं प्रदेश के अंदर जहां पर वेंटिलेटर्स की उतनी सुविधा अभी तक नहीं है जितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है और तेजी के साथ काम करने की जरूरत है, क्योंकि तीसरी लहर की बात भी अब उठने लगी है? आलोक जी, सरकार अपनी बेहतरी के लिए, अपने प्रदेश की जनता की बेहतरी के लिए सर्वोत्तम अपना दे रही है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपके सवाल के जवाब में एक कहता हूँ कि सरकार रोज, प्रतिदिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रोज कुछ न कुछ अपने टीम जो 9 है उसके अलावा अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ और जिले के अधिकारियों से बात करके नई जो भी जहां भी कमी हो रही है उस कमियों को भरने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जहां पर वेंटिलेटर है वहां वेंटिलेटर चालू, कभी कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि नहीं चालू हो पाया। क्यों नहीं चालू हो पाया है? क्योंकि वहां टेक्नीशियन नहीं है। वो टेक्नीशियन जो है आप यहाँ पर बड़े पैमाने पर कई जगह से जहां पर अधिक थे या कुछ नई भर्तियां करके भेजे जा रहे हैं, तो वो भी कमी बहुत जल्दी ही दूर कर लेंगे हम लोग। ऑक्सीजन की कमी जो थी वो लगभग ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर समझने की बात है, ऑक्सीजन हमारे पास पूरा है, लेकिन जैसे नहरों में खेत तक पानी पहुंचाना होता है, हमको सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक हमको पहुंचाने के लिए गांव में जो L1 L2 के जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाने के लिए एक नई हमारे पास क्रायोजेनिक टैंकर हैं और टैंकर बढ़ाए जा रहे हैं। कुछ का ग्लोबल टैंकर हुआ है, अगले महीने तक खुद ही आ जाएंगे। तो जब वो आएंगे तब तक देखा जाएगा। फिलहाल जो 89 है तब और व्यवस्था करने के बाद वहां तक ऑक्सीजन भेजने की व्यवस्था की जा रही है। तो हम लगभग 90 से 95% तक पहुंच गए हैं। 100% हम नहीं कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट पहुंच रहा है, लेकिन 90 से 95% आप पहुंच चुके हैं और दवाइयों की अब कोई कमी नहीं रही है। कोई भी हर जगह सेक्टर वाइज सेक्टर कर दिए गए हैं, जो अपने यहाँ के हॉस्पिटल की व्यवस्था, ऑक्सीजन जो घरों में लोग हैं उनके लिए जो रिफिलिंग सेंटर है उसके लिए वहां पर कैसे रिफिलिंग में उनको दिक्कत ना आए उसके लिए एक सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। हर जगह हर पहलू समझकर जहां पर कुछ आप लोग अपने सुझाव दे रहे हैं, जहां पर ये लग रहा है कि हाँ ये आवश्यकता हो है, हमने नहीं की है, सारी व्यवस्थाएं आलोक जी सरकार युद्ध स्तर पर कर रही है। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की तरफ भी संकेत यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया था, राज्य सरकारों से भी और केंद्र सरकार की तरफ भी उसने संकेत किया कि देखिए जब तीसरी लहर आएगी कि आपके पास इतना स्टाफ है, मैन पावर आप लोग कहां से लाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले पेश किया कि जो नर्सिंग के छात्र हैं या जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र हैं, जो भी पैरामेडिकल की इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मानदेय के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। तो इसमें किस तरह की तैयारी है ताकि जो भी प्रदेश के हमारे दर्शक हैं, आपको देख रहे हैं, तमाम ऐसे छात्र भी होंगे जो कि प्राइम न्यूज को भी इस वक्त देख रहे होंगे, ताकि वो भी क्लियर हो जाएं कि उनको किस तरह की सेवा आगे चल के देनी है। देखिए सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया, उस पर काम चालू हो चुका है। ये हम लोगों तक समाचार और सूचना देर से पहुंची है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश की जनता तक, आप अपने माध्यम से पहली बार ये बता रहे हैं। उस पर काम चालू हो चुका है और सरकार ने उनको मानदेय अंतिम वर्ग के छात्रों को 500 रुपए रोज, एमएससी छात्रों को जो है 400 रुपया, नर्सिंग के लोगों को 300 रुपया, सबका एक मानदेय फिक्स दिया है। इस पर कार्यवाही चालू हो गई है और वो नियुक्तियां चालू है लगभग। उसके अलावा मैं आलोक जी आपको बताना चाहूंगा कि आजकल सरकार ने आउटसोर्सिंग की भर्तियां बहुत तगड़ी इस समय कर रखी है और वहां पर जो भी हमारे छोटे छाटे जो भी लोग हैं इस समय सारे बहुत ही मतलब बल्क मात्रा में, वो तीसरी फेज हो, चौथी फेज हो, पहली फेज हो, उसको नहीं देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि हम अपने
अपनी 23 करोड़ जनता को कैसे राहत पहुंचा सकते हैं। जहां पर अस्पताल है और वेंटिलेटर कराने के लिए आदमी नहीं है, वहां पर उसको दिया जा रहा है। एक्सरे वाला भी आदमी अगर नहीं है, वो भेजा जा रहा है। मशीनें आज हर जगह, ऑक्सीजन के बेड है, ऑक्सीजन के बेड में पूरे सेटअप होता है। उस सेटअप को चलाने के लिए कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने हमारे वार्ड बॉय होने चाहिए, कितने हमारे नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, तो एक पूरे सिस्टम के साथ हर जगह हर अस्पताल में डिप्लॉय किया जा रहा है। जी, शुचि विश्वास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शुचि जी, जिस तरह से इन्होंने अपनी तैयारियां गिनवाई और लगातार सरकार की तरफ से तरह तरह के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, सरकार हर जगह पर ये बोल ही रही कि हमारी तैयारी पूरी है, किसी तरह की समस्या की बात नहीं है, लेकिन विपक्ष ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई इस दौरान में। इसके लिए विपक्ष की भी प्राइम न्यूज यहां पर तारीफ करता है। आपको क्या लगता है, जो भी जवाबदेही सरकार की होनी चाहिए थी, जो तैयारियां होनी चाहिए थी, वो पर्याप्त है या कहीं कमी है, और किस तरह का सुझाव है आपका? समाजिक कार्यकर्ता पक्ष, विपक्ष, सत्ता पक्ष और इन सभी एनजीओ से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने समय किया है। यदि बात आप सरकार से करेंगे तो मेरा परसेप्शन बिल्कुल डिफर है। हत्याओं से दोषी चुनाव आयोग को माना गया तो सरकार भी इसमें बराबर की दोषी है। और पंचायत चुनाव में शिक्षक 700 लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हजारों संक्रमित, तो सरकार के फैसले में हमें दिवाली पर नजर खड़ा होता है। मुझे 14 माह में हमारे पास तैयारी का पूरा समय था। इस तरह की गवर्नमेंट का उदाहरण लेना चाहिए जिसने इतनी मुस्तैदी से काम किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जो है इसको प्राथमिकता न देते हुए अन्य राज्यों की चुनावों को प्राथमिकता दी। ये हमें मानना पड़ेगा कि ड्रग्स की और लाइफ सेविंग ड्रग्स के अलावा कालाबाजारी और मुनाफा सेवी जो और अभी जो अन्य एसोसिएशन का निधन हुआ, उनको अरेंज करने में 12 घंटा लगा। मतलब कि उत्कृष्ट नागरिक और ऐसी चीजों को हम लोग रोजमर्रा में ले रहे हैं। अभी वैक्सीन की बात हुई तो वैक्सीन का आधा चुनाव तो इस अव्यवस्था और इस अराजकता ये लैक ऑफ मैनेजमेंट, तो डेफिनेटली लीडरशिप को इसका इसलिए धन्यवाद व्यक्त करती हूँ ना सत्ता पक्ष को लेना कभी जो ऐसी स्थिति में ब्रजेश पाठक जी का धन्यवाद जिन्होंने सरकार पर नहीं उठाई है, ये बताया कि क्या हालात में धरातल पर रजा साहब को जिन्होंने स्वीकार किया और उन तमाम जनपद किशोर और शोक व्यक्त करती हूँ, चाहे डॉक्टर बीजेपी मनोज मिश्रा जी का निधन, चाहे विधायक सुरेश श्रीवास्तव जी का निधन, लेकिन पैराडाइम से भी कंपेरिजन की कौन सी पार्टी के लिए दोनों था बिल्कुल परिस्थितियां बनी गई है। उसकी एकमात्र जिम्मेदारी सरकार की अभिनेता और अविवेकी और गंभीरता से ना टीम 11 तक अचीव किया गया टीम 11 में। और सबसे ज्यादा जो खराब चीज है कि टीम 11 में एक भी महामारी विशेषण भी नहीं था। इस प्रकार की फर्जी बैठकें हैं, इस प्रकार की फर्जी तैयारियां हैं। इसके बाद आंकड़ों की बातचीत करें, उसके बाद ये कहीं ना कहीं उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी तो पूरे होने आपको समझती है कि ये बदलवाही रवैया था और सरकार ने बिल्कुल भी महामारी को किया जाना था। इसका मुझे शिकायत है और मैं समझती हूँ कि अगर निष्पक्ष बात करेंगे तो भाजपा समझता मेरी बात लगातार आपकी तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि ऑक्सीजन के वितरण में भी सरकार कहीं ना कहीं मतभेद कर रही है। सरकार जहां पर इनकी सरकार है, बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा हो रही है और जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचाई जा रही। ये आरोप आपका कितना सही है? क्योंकि केंद्र सरकार तो लगातार यही कह रही है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सभी को बराबर ऑक्सीजन दे रहे हैं जितनी हम दे सकते हैं। आवाज आ रही है अब तक? जी, लगातार जिस तरह से विपक्ष का आरोप यह भी है कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना है कि हम सभी को बराबर ऑक्सीजन दे रहे हैं जितनी हम दे सकते हैं, जितनी हमारी क्षमता है, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, हम कोई मतभेद नहीं कर रहे। शुचि जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से 2.2 बिलियन अमाउंट मिला था, वर्ल्ड बैंक से 1.1 बिलियन मिला था। इसके अलावा और भी तमाम सारे 98 सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार को पैसा दिया और वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और तमाम सार्वजनिक उपक्रमों के अतिरिक्त वॉलंटियर भी लोगों ने सीएम केयर में बहुत पैसा दिया। लेकिन जिस तरह आम आदमी झुलस रहा है, भुगत रहा है, लोगों की देश में उसके बच्चे दम तोड़ दिए,
और हम बराबर डेली वीडियो चल सकते वायरल हो रहे हैं। ऐसे में क्या पंचायत चुनाव इतना आवश्यक था या चुनाव आयोग उसको खरीद नहीं कर सकता था? हमें ये मानना पड़ेगा कि सरकार ने जनहित को और इंसान की जान को भी तवज्जो नहीं दी जितनी सरकार बनाना है। चाहे प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में, चाहे कुंभ का आयोजन हो, चाहे पंचायत चुनाव में ड्यूटी हो, और जो 8 माह की जरूरत थी जिससे पंचायत चुनाव ड्यूटी में उसकी मृत्यु हो गई और ड्यूटी ड्यूटी नहीं संभाला किया उनको याद दिया। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की कमी हो या वेंटिलेटर्स हो या बेड्स हो या हो, लास्ट मंथ तक गवर्नमेंट ने 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज को एक्सपोर्ट किया। लास्ट मंथ तक 9,200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। अश्विन जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। 11 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट किए गए और उसके बाद कहीं इतना लॉकडाउन रहा हो अनियोजित राज्य सरकारों की किसी मशवरे से और रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अभी तक सरकार ने किसी के जरिए मनी ट्रांसफर के द्वारा हेल्प नहीं किया। अभी तक RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, अभी तक जो टेस्ट हुए उनकी जांचों की रिपोर्ट नहीं आ रही है। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति तक हो रही है और सरकार सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है, मीडिया मैनेजमेंट कर रही है और उसको का काम कर रही है, मशीनरी के माध्यम से रील्स की संपादन और ब्रांडिंग का काम। ठीक है, हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी आपके पास आना चाहेंगे और हम समझना चाहेंगे। देखिए, सत्ता पक्ष भी आपने सुन लिया, आपने विपक्ष का क्या कहना है ये भी आपने सुन लिया। आपको क्या लगता है किस तरह की जवाबदेही अब तय करने की जरूरत है, क्योंकि 4 लाख से अधिक आंकड़े तीसरी बार आ चुके हैं सामने और साथ ही तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जो आएगी इससे भी ज्यादा भयानक तस्वीरें ये देश देख सकता है। जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए और किस तरह की तैयारियों की हमें जरूरत है? लापरवाही केंद्र सरकार ने की है। जब पहली स्ट्रेंथ आई थी और हमने राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद जो 4 महीने 5 महीने बहुत अच्छी तरह गुजरे, सरकार ने ये समझ लिया कि शायद अब ये कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की सेकंड स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जबकि ऐसा कहा गया था। और भी जितने भी हमारे और भी मुल्क हैं, जितने भी देश हैं, उनको लॉकडाउन लगाना पड़ा। उन्होंने पूरी अपनी तैयारी की। सरकार चुनाव पे लगी हुई थी, केंद्र सरकार चुनाव की तैयारी पे लगी हुई थी। केंद्र सरकार को ये पता ही नहीं था कि दूसरी लहर आएगी। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप डालते हैं, ये सबसे बड़ा ये वैश्विक महामारी है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। ये नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब राज्यों के ऊपर डाल दिया है कि राज्य अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए। देश को तीसरी लहर फिर आ रही है। अगर आप तैयारी पूरी नहीं कर पाए, आपने ऑक्सीजन की तैयारी रखी नहीं, आपने बेड नहीं बनाए, आपने बाद में DRDO के अस्पताल खोले। आज लखनऊ में 40 मरीज वो DRDO के हॉस्पिटल में एडमिट हुए, इसमें 4 मरीज मर गए। और सबसे बड़ी चीज क्या, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीन के लिए पैसा रिलीज किया। वैक्सीन आपके पास है नहीं। मेरा ये कहना है कि जब देश वैक्सीन के लिए तैयार नहीं था तो आपने 18 साल के ऊपर वैक्सीन क्यों आपने ओपन कर दी? आज बहुत से लोग पहला डोज लगवा के 45 साल के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको दूसरा डोज नहीं मिल रहा है। तो हमने जो लापरवाही की है, इसकी जो नेग्लिजेंसी है, इसका मुकदमा दर्ज केंद्र सरकार के ऊपर होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज देखिए आलोक जी, एक चीज और है, अब हमारी तीसरी लहर आ रही है। तीसरी लहर की संभावना सितंबर तक व्यक्त की जा रही है। हम लोग कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमने अपने ना PHC सेंटर अच्छे किए, ना हमने कोविड अस्पताल हमने बढ़ाए, ना हमने ऑक्सीजन की तैयारी की और ना हमने वैक्सीनेशन की। अब वो एक वैक्सीन बनाने वाला हुआ, अब इंग्लैंड चला गया। अरे भाई, मैं ये कहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कोविड वैक्सीन लगे। पूरे देश के अंदर जो भी वैक्सीन मिले, आपको कोविशील्ड मिले, आपको स्पुतनिक मिले, आपको फाइजर मिले, हमारे देश के गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, मंदिरों में अरबों रुपए चढ़ाया जा रहा है। अरबों रुपए हमारे पास है। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास किल्लत पैसे की नहीं है। आप पहले तो इसको नेशनल मेडिकल इमरजेंसी घोषित कीजिए, पूरे देश को राष्ट्रीय आपदा घोषित कीजिए। दूसरा, आपको सेना के हवाले करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है सेना के हवाले, क्योंकि लोग जिस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। डॉक्टर सैफी के पास एक बार चलते हैं। डॉक्टर सैफी, जिस तरह से संक्रमण के आंकड़े लगातार 4 लाख को पार कर चुके हैं,
संकेत यही है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है वो निश्चित रूप से कमजोर पड़ने वाले हैं। राज्य सरकारों के ऊपर भी दबाव आने वाला है। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, उनके ऊपर तो असीमित दबाव पहले से ही लगातार 1 साल से बना हुआ है। आपको क्या लगता है, जरूरत किस चीज की बढ़ाने की है? लोगों के अंदर जागरूकता जितनी लानी थी सरकार ला चुकी है, लेकिन जो सबसे बड़ी आवश्यकता मुझको इस वक्त महसूस हो रही है वो यही है कि अस्पतालों को संसाधन इतने दे देने चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को ठीक कर पाएं, सुरक्षित रख पाएं। आपको क्या लगता है? एक तरफ तो ये वैभव मिश्रा जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज ज्यादा गूंज रही है। मिश्रा जी की आवाज को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए वहां से। हाँ ठीक है, अब आप बोलिए डॉक्टर सैफी। जैसा कि देश के हालात आप सभी लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि इस टाइम में हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। हमारे देश के अंदर हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। हम किसी भी तरह से बाहर से जितना भी फंड और एड ले रहे हैं, चाहे वो हमारे पास किसी भी तरह की ऑक्सीजन लेवल आ रहा हो, लेकिन हेल्थ के लिए हमारे पास ना तो पूरी तरह से हॉस्पिटल तैयार है, ना ही हमारे पास पैरामेडिकल है, ना ही मेडिकल है। डॉक्टर्स हमारे शॉर्ट है हमारे यहाँ पर। या आप पूरी तरह देख, ये तो सिटीज के अंदर देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं है। अगर कहीं बेड्स हैं तो उनको ब्लैकमेलिंग हो रही है। पेशेंट वहां तक पहुंचते दरवाजे के ऊपर ही मर रहे हैं। जब शहरों के अंदर इतना बुरा हाल है तो जो हमारे रूरल एरिया, गांव देहात एरिया है, वहां तो इतना बुरा हाल है कि वहां पर कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो हमें सबसे पहले सोचने की बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त हमारा हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। हेल्थ कहीं पर भी पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनके काबू से बाहर हो चुका है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल में लाएं। हमारा मैनेजमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो। प्राइवेट सेक्टर इस टाइम लूटने में लगा हुआ है और गवर्नमेंट सेक्टर जो है उनके पास हाथ पैर पूरी तरह से कट चुके हैं, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर्स जितने आधे से ज्यादा तो उनके साथ ट्रेजेडी हो रही है। कुछ कोविड के अंदर आ चुके हैं और कुछ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी पर आते हुए डर रहे हैं। और एक डॉक्टर के ऊपर कम से कम 50-100 पेशेंट आ रहे हैं जिनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमें आगे के टाइम के लिए सोचना ही बहुत जरूरी है कि हमारे पास दिल्ली जैसे एम्स की तरह पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर 2-2, 4-4 एम्स हॉस्पिटल बनने चाहिए और वहां पर पूरा मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। जितने अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो सारे फॉरेन में चले जाते हैं। पैरामेडिकल से वो हम इतना, गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है डॉक्टर्स बनाने में, पैरामेडिकल को तैयार करने में, वो सारा यहाँ पर अपने आप जब ये क्वालिफाइड होते हैं तो हमारे देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके साथ साथ हमारे पास सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि हमारे देश में ही क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई? क्यों नहीं इन्होंने पहले से तैयारी करके रखी? सिर्फ इलेक्शन के ऊपर क्यों ध्यान दिया गया? सभी धार्मिक सेंटरों को बंद कर देना चाहिए था, सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद कर देने चाहिए थे, इलेक्शन को आगे पोस्टपोन कर देना चाहिए था। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी ह्यूमैनिटी, हम इंसान को बचाना चाहते हैं। एक सिर्फ इस वक्त अगर कोई काम आ रहा है तो सिर्फ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल काम आ रहा है। इसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर है वो इस तरह से हर स्टेट का फ्लॉप हो चुका है। वो कोई काम नहीं करने को तैयार है। किसी भी तरह से पब्लिक को सेवा नहीं मिल पा रही है। आज शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में लाइन लगी पड़ी है। इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात है, इसके लिए बड़ी सोचने की जरूरत है। अच्छा, आप एक डॉक्टर हैं डॉक्टर सैफी, आपको क्या लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो चिकित्सा के अधिकारी हैं, देखिए इन दोनों की फील्ड अलग है। एक के पास प्रशासन का अनुभव होता है, एक के पास चिकित्सा का अनुभव होता है। क्या दोनों के बीच में समन्वय इस वक्त आप देख पा रहे हैं, या दोनों के बीच में इतनी पर्याप्त दूरी है कि निर्णय लेने के चलते भी कई बार चीजें खराब हो रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल प्रशासन के और डॉक्टर्स के बीच में तालमेल पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, जिसकी कमी की वजह से ये इतनी डेथ हो रही है हमारे देश के अंदर। हमें जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हो रही है। हमें खाली हॉस्पिटल होने से हमें बेनिफिट नहीं है, हमारे पास मेडिकल स्टाफ कम है, पैरामेडिकल स्टाफ कम है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हमारे पास कम है। अगर हम आज खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लाके हॉस्पिटल में रख दें, बेड बढ़ा दें, लेकिन पैरामेडिकल और मेडिकल हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो हम कैसे उसको पेशेंट को सेटल कर पाएंगे? हमें ये सोचने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी जरूरत है कि जो हमारे देश से लगे हुए दूसरे कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान, वहां पर किसी की कोई ऑक्सीजन कमी नहीं, हमारे देश में ऐसा क्यों हुआ? ये बड़े सोच विचार की जरूरत है। और इसके साथ साथ हमें जरूरत है कि हमें जो है कम से कम प्रशासन की पूरी सपोर्ट मिलनी चाहिए, जो नहीं मिल पा रही है। गवर्नमेंट क्या एक लिमिट होती है, वो पता नहीं क्यों अपने हाथ पर नहीं फेंक रही है। हमारे यहाँ हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। आने वाली थर्ड लेयर के लिए हमें अभी से तैयारी करनी होगी। हमें जितनी जल्दी हो सके अपने जितने भी हॉस्पिटल है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या तो उनको पूरा करा जाए और उन हॉस्पिटल को पूरी तरह से तैयारी कर दी जाए, क्योंकि खाली एक हॉस्पिटल बनाने से कुछ नहीं होगा, खाली बेड डालने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। हम खाली बेड डाल देंगे ऐसे तो कोई भी डाल सकता है। जितना पब्लिक हमें साथ दे रही है,
ये हम जानते हैं कि आज के टाइम में जितने भी लोग हैं साथ में, लेकिन कालाबाजारी को भी रोकना पड़ेगा, प्रशासन को सख्त होना पड़ेगा। एक छोटी से छोटी दवाई अगर आज हमें पता चल जाए कि डेक्सामेथासोन एक बीमारी में काम आ रही है, तो वही ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है और वो मार्केट से गायब होती है। ऐसा क्यों? वैक्सीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज वैक्सीन की हमारे यहाँ शॉर्ट पड़ रही है डॉक्टर साहब, कि हमें हर जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि सेकंड डोज की हमारे यहाँ जरूरत थी, अभी लोगों को सेकंड डोज नहीं मिल पा रही है, उसके लिए लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। हमें इस बात को भी गौर करने की जरूरत है कि हमारे यहाँ पेंडेमिक क्यों होता जा रहा है, बिल्कुल क्यों ये एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। जब एक पेशेंट को अगर कोरोना होता है, उसको लेकर 10-10 लोग मार्केट में निकलते हैं, हॉस्पिटल में चक्कर काटते हैं, पता ही चलता है कि उसने कम से कम 10 से 20 हॉस्पिटल में राउंड लगा लिया। तो कितने हॉस्पिटलों में तब वो राउंड लिया उसने, कहाँ वो घुमा, उसको फैसिलिटी मिली, आखिर में आके उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी रोड पे पड़ी हुई है, शमशान घाट के बाहर रखी हुई है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, हॉस्पिटल में छोड़कर चले जाते हैं, वहां पर उनका जितना भी यूरिनल होता है वो सब वहीं पड़ा होता है। ये सब चीजों को सोचने की जरूरत है कि हमें कहां पर प्रायोरिटी बिल्कुल। तो हर तरह से मतलब आपका संकेत ये है कि सिर्फ और सिर्फ बिस्तरों की संख्या बढ़ाने से बात नहीं बनेगी, जो मैनेजमेंट है, जो सप्लाई है, वो भी आपको करनी ही करनी है, वो भी करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल खाली बेड बढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास मेडिकल, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल सबकी कमी है। खाली बेड बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। बेड पर अगर आपने पेशेंट को लाकर लिटा दिया तो उसको मैनेज कौन करेगा? एक एक डॉक्टर के ऊपर 50-50 पेशेंट हैं, डॉक्टर्स के ऊपर भी लोड होता है। आज डॉक्टर अगर कोई उसकी फैमिली का साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। प्रशासन में अगर कोई, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि अगर कोई पुलिस वाला वर्क कर रहा है, उसकी फैमिली में या उसको खुद कोरोना हो जाता है, तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? ठीक, हमारे मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आज हमें है ना देवालियों की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि हमें देवालियों की जरूरत नहीं है। आज हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत है, हमें हेल्थ इंस्पेक्टर अपना देश के अंदर बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार अश्विनी शाही मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरह की इन्होंने कमियां गिनाई हैं, जिस तरह की तैयारियों की जरूरत है, उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या ये कमियां आपकी नजर में हैं या अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि कोई नहीं, ये वक्त है, गुजर जाएगा, देखिए क्या पता कोरोना अपने आप ही कम हो जाए? वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही प्रवक्ता बीजेपी, सुश्री विश्वास है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस है, और साथ ही प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, डॉक्टर सैफी हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। अश्विनी शाही आपके पास आएंगे। जिस तरह की कमियां यहां पर डॉक्टर सैफी ने गिनाई कि ठीक है आप बेडों की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप अस्पताल का ढांचा आप थोड़ा सा और उसको विस्तार दे रहे हैं, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, दवाएं नहीं मिलेंगी, लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो कैसे बात बनेगी? और तीसरी लहर की जहां पर धमक की बात की जा रही कि नवंबर दिसंबर के आसपास वो भी आने वाली है, तो आपको सबसे ज्यादा ये भी ध्यान देना है कि जितना भी आपके पास संसाधन है उसको कम से कम सभी लोगों तक मुहैया कराया जा सके, आप उसको व्यवस्थित कीजिए पहले। जी आलोक जी, डॉक्टर साहब की बातें जो है मैंने बड़े गौर से सुना, क्योंकि ये लोग स्वास्थ्य के जो है विषय में ये लोग जानकारी ज्यादा रखते हैं और चिंता भी देश के प्रति जायज है, लेकिन सरकारें भी बेहतर करने का प्रयास कर रही हैं। सरकार जो है अचानक जो है, अभी जैसे कहा जा रहा है कि हमारे प्रभात भाई ने कहा कि एक्सपर्ट ने जब बताया था कि दूसरी वेव आएगी, प्रभात भाई एक्सपर्ट ने बताया था, कितनी बताया था ये भी संख्या बता दो, 1.5 लाख के ऊपर कोई नहीं बता रहा था दूसरे शहर में आएगा, लेकिन अचानक आज हम 4 लाख से ऊपर देख रहे हैं। इस पर न करें कि अब इससे आगे बढ़े, इससे कम हो तो ज्यादा बेहतर है। उत्तर प्रदेश तो बेहतर कर ले आया है, 38,000 से ऊपर था, अब इस समय हम लोग 26,000 27,000 पर आ गए हैं, अभी और कम होते चले जाएंगे, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, देश में एम्स बनना चाहिए, आपने कहा, देश में मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कितने एम्स की घोषणा कर दी गई है और कितने एम्स का शिलान्यास हो गया है और कितने एम्स में काम चालू हो गया है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, देश जान रहा है, यहाँ वक्त बर्बाद करना होगा वो चीज बताकर। दूसरा, आपने ऑक्सीजन की कमी बताया, मैं मानता हूँ कि देश में अचानक जितने मरीज बढ़े तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, लेकिन थोड़ा सा पीछे ले चलना चाहता हूँ। 2019 में जब ये बीमारी कोविड नहीं आया था तो 700 मीट्रिक टन की जरूरत पड़ती थी। डॉक्टर, शायद मैं गलत हूं तो आप करेक्ट कर देंगे। और जब कोरोना काल का पीक आया पहले पिछले साल 2020 में, तो 2800 मीट्रिक टन तक की भी पूरी आवश्यकता पहुंची थी। और पिछले साल किसी भी अखबार ने, किसी भी मीडिया ने, किसी भी डॉक्टर ने, किसी भी पत्रकार ने, किसी भी विपक्षी दल ने कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं बताई। पिछले साल सारे लोग प्रवासी जितने मजदूर थे उसी के मैनेजमेंट में व्यस्त रहे और सरकार को घेरते रहे, लेकिन 2800 मीट्रिक टन की व्यवस्था सरकारों ने की और वहां पर हमारा कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन से नहीं मरा। इस साल
अचानक ये वेव आई है आलोक जी, और लगभग 8,000 से 9,000 तक की हमको जरूरत पड़ी है, और हम उसको भी पूरा कर लिया है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, अंडरलाइन करके मोटे शब्दों में आप जान लीजिए आलोक जी, और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, इस देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ये कहना बंद किया जाए, ये मेरा आग्रह है कि ऑक्सीजन की कमी है देश में। हाँ, कमी है सार्वजनिक टैंकर की, जिसकी वजह से हम अपने लॉजिस्टिक थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हुआ है। सिर्फ ये कहना ज्यादा है कि हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब उसमें भी, अब जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेता हूं, हमारे पास 89 सार्वजनिक टैंकर हैं, और उस 89 टैंकर के बाद भी हमको कमी महसूस हो रही है, तो हमने टेंडर किया है, तो हमारे पास आएंगे, तो उसकी बेहतरी की तरफ हम काम कर रहे हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी गार्जियन हो घर का, जैसे हमारे घर के गार्जियन हम है, तो हमारे 24 करोड़ लोगों की गार्जियन जो है माननीय योगी जी है, और 135 करोड़ के गार्जियन मोदी जी हैं इस समय जो देश में बनाया हुआ है उनको। तो कोई भी घर का गार्जियन अपने भी किसी भी बच्चे को, किसी भी घर परिवार के सदस्य को ऑक्सीजन से मरता हुआ नहीं देख सकता है। तो ये 2-3 कमियां जो है, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इंगित रहेगी। पैरामेडिकल, आप आइए जो आप पैरामेडिकल की तरफ, मैं मानता हूं डॉक्टर की कमी है। जो डॉक्टर एक बार पढ़ के निकलता है उसमें कुछ बाहर चले जाते हैं, जैसा डॉक्टर ने कहा, मैं सही कह रहा हूँ। उसके बाद जो डॉक्टर लोग इंडिया में बचते हैं, वो सरकारी अस्पताल में रहते हुए बाहर प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया बढ़िया भारी भारी अपना नर्सिंग होम खोल लेते हैं। आज भी उनके यहाँ चाहिए, वो ऑक्सीजन का अस्पताल हो रहे हैं, जो गलत है। वो सरकार ने मुकदमा करा दिया है एक अस्पताल के ऊपर, 2 लाख रुपया जमा कीजिए तो पेशेंट एडमिट होता है। ये है जो आपदा में इनको अवसर दिख रहा है। समाज सेवा उनको नहीं दिख रहा है, जो की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, जो केमिस्ट की दुकानों से ले जाकर रख के अपने पास बेच रहे हैं। 40 रुपए का संतरा 200 रुपए में बिक रहा है, वही लोग सरकारों को गाली देने का काम कर रहे हैं और सरकारों को कोसने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत है हम लोगों को मिलकर एक साथ चलने की। आज जो वैक्सीन की कमी की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में आप वैक्सीन जो है 7 महानगरों में लग रही है इस समय। अगले हफ्ते से आदेश हो गया, हमारी अभी वैक्सीन आ रही है, अश्विनी जी, और जितने नगर निगम है सब में वैक्सीन लगना अश्विनी जी, जिस तरह से आपने हर तरह की गैस को घर घर पहुंचाने की आपने प्रक्रिया शुरू कर रखी है, एलपीजी तो घर तक जाती है, आईजीएल की भी जाती हैं, गैस पाइपलाइन भी जाती है, आपको नहीं लगता है कि अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स के कुछ ऐसे डिपो आप खोल देंगे बड़े शहरों में या बड़े जिलों में, जहां से आसानी से जाकर लोग अपने पर्चे को दिखाकर आपसे गैस को ले पाएंगे, तो ये कालाबाजारी अपने आप रुक जाएगी? आप भी तो ऐसे कदम उठा सकते हैं ना, और कालाबाजारी पर आप रोक नहीं लगाएंगे तो फिर कौन रोक लगाएगा? नहीं, इसमें ये कदम उठा दिया गया योगी सरकार के द्वारा। योगी सरकार ने हर जगह सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। मैंने पहले भी ओपनिंग अपने रिमार्क्स में बताया था, सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। जो लोकल रिफिलिंग सेंटर है, वहां से जो घर के लोग आइसोलेशन में हैं, जिनको जरूरत है, उनको दिक्कत, मैं कह रहा हूं कि 90% दिक्कत अब नहीं हो रही है। मैं कम से कम पिछले कई दिनों में लोगों से, यहाँ पर मैं लखनऊ का नाम लूंगा, लखनऊ का जो नोडल प्रभारी बनाए गए हैं, उनसे मैं कहने के बाद हमने कई जगह मोहनलालगंज में, सदर में कई जगह पर सिलेंडर उन लोगों ने मुहैया कराया है। मैं कह रहा हूँ अब, पहले ये समस्याएं थी, मैं मानता हूँ इसको, पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कम कर लिया है। ये दिल्ली सरकार की तरह नहीं है कि हमको चाहिए 450, 500 और मांग रहे हैं 900। हमको 753 मिल रहा है, हम 753 में सब व्यवस्था अपनी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि मेरे पास 2,62,000 एक्टिव केस है। दिल्ली में सिर्फ 90,000 एक्टिव केस है। उनको चाहिए 900 एफडी और हमको चाहिए 753 में हम अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। इससे बेहतर तो देखिए, अभी आपने एक सवाल और उठाया आलोक जी, कि सरकार अनदेखी कर रही है, तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं जो हमारी सरकार सबको सही है, वहाँ पंजाब में 63,000 एक्टिव केस है, उन्होंने मांगा था 120, हम 126 दे रहे हैं उनको। तमिलनाडु में 1,28,000 है, उन्होंने 200 मांगा था, हम 220 दे रहे हैं उनको। केरल में 3,76,000 एक्टिव केस है, इसके पर उन्होंने 90 मांगा था, हम 96 दे रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली को क्यों चाहिए? ये हमारी सरकार कहीं नहीं है, लेकिन जितनी डिमांड है उससे ज्यादा हम दे रहे हो। तो दिल्ली वालों ने तो नाटक फैला रखा है देश में।
बाकी की हम नहीं कहेंगे तो पीछे हमारे। ठीक है, तो आपकी बात से एक चीज यहां पर निकलकर सामने आई कि जब जब आरोप लगाने की बारी आती है उन राज्यों की बात जरूर की जाती है जहां पर बीजेपी की सरकार है। शुचि जी, इनका सीधे तौर पर यह भी संकेत है कि जहां पर आपकी सरकार है, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जब वहां के आंकड़ों की बात की जाती है तो आप उनकी बात नहीं करते हैं। आप ऐसे बात करते हैं कि जैसे वहां पर कोरोना संक्रमित है ही नहीं। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप ज्यादातर दिल्ली की बात करते हैं, आप ज्यादातर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। इस तरह का आखिर रवैया आपका क्यों है, यह भी इनकी तरफ से एक प्रश्न उठाया गया है। वाली बात है, मैं लॉकडाउन की बात करी तो नमस्ते ट्रम्प किया था, वो बोलेगा स्टेडियम में आयोजन किया था, तो 22 दीवार बनाई थी जब मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट टॉपर कर दी थी। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको चेतावनी दी थी पैंडेमिक है, तो आपके हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि नॉन एन हेल्थ इमरजेंसी। जब आपको तैयारी करनी थी तो आप बाबा रामदेव सिंह कोविड का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। आप अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते। आपकी अनियमित लॉकडाउन के कारण हजारों मजदूर राहत की का शिकार हुए और लाखों हजारों किलोमीटर पैदल चलते हुए अपने गाँव पहुंचे। तमिलनाडु से भी आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, लिबरल का गवर्नमेंट वहाँ निकलने नहीं दिया। उस समय लेबर लॉ भी चेंजेस कर रहे थे। आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेरोजगारी के बारे में तर्क दिए जाते हैं, छत्तीसगढ़ क्या है, राजस्थान में क्या है, मतलब ये बहुत ही बचकाने और धरातल से अलग है। क्योंकि मेरा ये समझा है कि जब सरकार ने जहाँ हमें पीएसए लगा दें ऑक्सीजन के ऑक्सीजन या फिर कैटेगरी सिलेंडर की बात, सरकार ने सिलेंडर को प्लेस करने में 8 महीने की देरी की थी, जो 162 ऑक्सीजन यूनिट प्लांट लगाने के लिए वो पैसे नहीं लगा। तो सरकार अपनी नाकामी को स्वीकार और माने कि अपनी लापरवाही, अपनी अदूरदर्शिता, अपनी अज्ञान के चलते और सबसे इम्पोर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री अगर विज्ञान का चमत्कार है और प्रधानमंत्री जी को डॉक्टर को संस्थान में नाते जरूरी की धरातल में तस्वीर रघुराम राजन रुके नहीं, उर्जित पटेल रुके नहीं, तमाम वित्त मंत्रालय के संयोजन में छुपा दिया। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ा पद है, उसके पास साइंटिफिक एडवाइजर भी होती है, उसके पास मौसम की विज्ञानी होती है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि जगह की जगह सिंचाई नहीं बनती और आवाज क्या होता है। तो ऐसे लोगों की अपेक्षा करना, अभी मुझे काफी व्यवस्था बोल रहे थे कि एम्स इस तरह का अस्पताल के बारे में, तो जिस सरकार ने नीतियों पर खर्च किया, इलेक्टोरल बॉन्ड की पॉलिसी है, लोकपाल की नीति में देरी थी, काला धन डालने के नाम पर देश का तमाम धन सरकार कॉर्पोरेट पूंजीपतियों का माफ किया और अंदर जो एग्जिट किए, तो इस सरकार ने 100 करोड़ लोगों के हितों की कराकर अनदेखी। ये झूठ है, ये परिणत है और इनका सरकार चलाने का जो तरीका है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। और अभी भी ये लोग बजाय जिम्मेदारी लेने के, बजाय संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के, बजाय तर्क परक बात करने के, तमाम इनकी पार्टी के नेता संक्रमित हैं, तमाम लोगों की इनकी पार्टी में मृत्यु हो गई, तमाम इनके पदाधिकारी परेशान है, फॉलोअर्स की छोड़ दीजिए। उसके बाद ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, उनको अपने डिसीजन को कहना चाहिए कि हाँ हमसे लापरवाही करने की गलती हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी अनजानता है, जहाँ वो स्वास्थ्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का सहयोग तो आपकी राज्य सरकारों का अनुभव क्या कहता है शुचि जी? आपकी राज्य सरकारों का अनुभव फिर क्या कहता है? किस मर्ज की दवा फिर आखिरकार है क्या? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। हमारी आई तो चेन्नई में पहला वैक्सीनेशन का हमने प्लान लगाया और 78 में हम टीकाकरण अभियान में अग्रणी रहे। टीकाकरण मिशन पूरी दुनिया में टीकाकरण में अग्रणी रहा, इसमें 9 माह तक सरकार को एक्सपोज करने की जरूरत क्या है? की आवश्यकता हमें थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स की आवश्यकता हमें थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें थी, और अभी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स का जो कालाबाजारी हुई उसकी गुजरात के मुख्य पाते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अनिल जी का भी इन्वॉल्वमेंट देखा और महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट देखा। अभी भी ज्यादा करना वाला है, स्टेटमेंट जाएंगे बड़ा गवर्नमेंट को सॉल्यूशन करने के लिए बहुत समय हुआ सरकार के पास नहीं, बराबर भी करना चाहते हैं सरकार
अराजकता है। और अभी भी अराजकता का प्रदर्शन करते हैं, अभी भी ये कहने के लिए स्तर पर काम करें, PHC में काम नहीं किया, PHC में काम नहीं किया, काफी पर काम नहीं किया, सैलरी सिलेंडर पर काम नहीं किया, फीस पर काम नहीं किया। और जब ये हरा पकड़ी का माहौल चलता है तो जैसे स्थिति हो रही है देश, ठीक देश चला है सब कुछ, और ये घटनाएं होती जा रही है, सुन रहे हैं अभी भी सरकार ठीक नहीं है, अभी भी। डॉक्टर सैफी कुछ कहना चाहते हैं बीच में, डॉक्टर सैफी। देखिए, मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जितनी भी ब्लैकमेलिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। खाली बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जब तक लाइफ सेविंग ड्रग्स हमारे पास मौजूद नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक डॉक्टर होने के नाते मैं इतना जानता हूं कि बेड बढ़ाकर आपने पेशेंट को वहां पर लाकर डाल दिया और खाली सिर्फ आपने ऑक्सीजन फैसिलिटी वहां पर कर भी दी, बस केवल दबाव बढ़ा दिया। लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं मिल पाएंगे, डॉक्टर्स नहीं मिल पाएगा, पैरामेडिकल नहीं मिल पाएंगे, तो आप हम उनकी लाइफ कैसे बचा पाएंगे? कथनी में करने में बहुत बड़ा फर्क है। जो जिसकी ड्यूटी थी वही जान सकता है, एक डॉक्टर ही दर्द समझ सकता है एक मरीज का। आज के टाइम में अगर कोई डॉक्टर अपनी लाइफ पर खेलकर दूसरे की लाइफ बचा रहा है, लेकिन उसको साथ साथ उसको पैरामेडिकल और मेडिकल की फैसिलिटी उसको खुद भी नहीं मिल पा रही। ग्लव्स की शॉर्टेज हो रही है, मास्क की शॉर्टेज हो रही है, आप जाकर देखिए ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन नहीं, हम और जो हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए, इंजेक्शन नहीं है, हम कहां से पेशेंट को बचाएं? तो ये सब कुछ कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है सर। मैं भी 50 बेड कहीं पर भी लगवा सकता हूँ, 100 बेड आप भी कहीं भी लगवा सकते हैं। खाली नहीं, अगर पेशेंट को बोल देंगे तो वो अपने घर से खुद भी चारपाई ला सकता है ना, गद्दा डाल देगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पेशेंट ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर घूम रहे हैं, बिल्कुल अपने साथ बेड लेकर घूम रहे हैं, बिल्कुल 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 सही बात बोली। उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, हाँ। उनको बेड सिस्टम के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा। एक अगर मैंने अभी कहा कि अगर एक इंजेक्शन डेक्सामेथासोन अगर एक स्टोरेज चाहिए तो वो मार्केट से गायब है। आखिर ये हमारे पास करोड़ों फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो क्यों ब्लैकमेलिंग कर रही हैं? उनका पेट अभी तक नहीं भरे हैं क्या? बिल्कुल, ये आज के टाइम में नकली दवाइयां बन रही हैं। हाँ। आखिर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? कहना में सर बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप रूरल एरिया में जाएं, गांव देहात में जाएंगे, सड़कों पर लाशें पड़ी हुई है, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। आपके सामने वीडियो आ रही है, साइकिलों पर, रिक्शों के ऊपर, टेली के ऊपर लाशें जा रही है। अभी तक हमारी कोई तैयारी नहीं है। तो हमारा सिस्टम फेल्योर हो चुका है, हमारा हेल्थ सिस्टम भी पूरी तरह से फेल्योर। प्रभात जी के पास एक बार हम चलते हैं। प्रभात जी, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे देश में हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि जब आप सुबह समाचार पत्र को आप पढ़ते होंगे तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से अब एक पत्रकार होने के नाते अगर सबसे ज्यादा प्राथमिकता इस वक्त किसी खबर को देनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी है। लेकिन आप देखते होंगे कि अब धीरे धीरे कोरोना इतना ज्यादा संक्रमण के इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको एक बस निश्चित एक कोना मिला हुआ अखबार में कि ठीक है, कोरोना पिछले 1 साल से चल रहा है, इसमें कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अपने आप उठाए अपने आप नीचे गिर जाएगा। क्या इस तरह का रवैया अब ठीक है किसी भी तरह से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से? देखिए, इस देश में इंसानियत मर चुकी है। हमारी जो अंदर की आत्मा है वो मर चुकी है। मैं एक बात कहता हूँ, तू मैंने करने से कोई काम नहीं चलेगा। कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई भी हो, मैंने फिर एक बार कहा कि अब इस देश को राष्ट्रीय लॉकडाउन 1 महीने का 2 महीने का लगा के सेना के हवाले किया जाए, क्योंकि जब सारे सिस्टम कलप्स कर चुके हैं, लोग बेईमानी के ऊपर आए हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। आप ये बताइए, एक जान की कीमत आज एक सिलेंडर जो है 50-50 हजार में बेचा जा रहा है। एक रेडिस में कैप्सूल जो है 2-2 लाख रुपए का बेचा जा रहा है। आखिर ये इंसानियत मर चुकी है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। सरकारें तो काम कर ही नहीं रही है। सरकार, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी प्राथमिकता कोरोना की खबर देने की है और मीडिया दे रही है, और लोग कहते हैं हम निगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे भाई, पॉजिटिविटी कहां से फैलाए? पॉजिटिविटी सरकार फैलाए, सरकार प्रचार करे पॉजिटिविटी का। पत्रकार लोग जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। कितने पत्रकार हमारे रखों में मारे कोरोना के शिकार हो गए हैं। आज वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है, और कितने नामी गिरामी पत्रकार कोरोना की भेंट कर रहे हैं। यहाँ जजेस लोग मर रहे हैं, यहाँ सारे समाज का हर व्यक्ति मर रहा है। मैं एक बात आलोक जी आपको बता दूं, इंसानियत मर चुकी है इस देश के अंदर। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अब सबको कह देते हैं कि आप आत्मनिर्भर भरिए,
सरकार जब काम नहीं करेगी, सरकार सिस्टम को ठीक नहीं करेगी, तो आम इंसान क्या करेगा? 130 करोड़ के मुल्क में आप 130 करोड़ जनता की बात करते थे, 130 करोड़ जनता ने आपको जनादेश किया था, आपने पहला लॉकडाउन लगाया, अब आपने राज्य सरकारों के हवाले कर दिया कि राज्य सरकार अपने हिसाब से लॉकडाउन लगाए। इस समय राष्ट्रीय लॉकडाउन की आवश्यकता है और सेना के हवाले किया जाए, जिससे कि सेना उन जमाखोरों तक किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जमाखोरी करने की, सेना को पूरा सिस्टम सौंपा जाए। इसमें कोई ईगो और कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि देश की सरकार कलप्स हो गई है, देश की सरकार चलती रहे। आपके पास देखिए मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में अरबों रुपए है, दान आ रहा है, तिरुपति बालाजी महाराज में और साईं दरबार में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए चल रहा है। ये पैसा किस काम आएगा? आप कोई भी वैक्सीन लीजिए, अगर कोविशील्ड वैक्सीन बनाने में 2 साल लगेंगे 190 करोड़ डोज बनाने में, तो आप फाइजर वैक्सीन लीजिए, आप स्पुतनिक वैक्सीन लीजिए, आप सारी वैक्सीन परचेज कीजिए। बहुत पैसा है हमारे देश के पास और मंदिर मस्जिद बन जाएंगे, मंदिर बन जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और ये कांग्रेस और ये इसकी लड़ाई नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक और या जजों की लड़ाई नहीं है। ये कोर्ट आपको जब डायरेक्शन दे तब आप कहते हैं, कोर्ट कहे कि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए, तभी आप दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं। आज ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन की डिमांड की है, हर राज्य डिमांड कर रहे हैं, आपने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया है। भाई ये राष्ट्रीय आपदा है, ये राज्यों की आपदा नहीं है, ये राष्ट्रीय आपदा है। आप इसको राष्ट्रीय मेडिकल इमरजेंसी घोषित कीजिए, तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाइए और पूरी व्यवस्था कीजिए। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो एक तरह से अश्विन शाही, इनका संकेत ये है कि ये युद्ध का समय है, सेनापति जो हैं, जो प्रधान सेनापति हैं, अब उनको चीजों को अपने हाथ में लेने की जरूरत है, ना कि छोटे कर्मचारियों के हाथ में देने की। राज्य सरकार की ठीक है, जिम्मेदारी अपनी बनती है, वो अपना लाइन और ऑर्डर देखेगा, वो अपने प्रदेश के हालातों को देखेगा, लेकिन केंद्र सरकार की बहुत अहम जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर एक निश्चित दिशा निर्देश लगातार राज्य सरकारों को जाते रहें ताकि वो उसी हिसाब से तैयारी करें। आलोक जी देखिए, पिछली बार जब आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने या पूरे देश के किसी ने नहीं जाना था कि क्या हो सकता है इसमें, कैसे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उनके के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए ताली और थाली बजवाया गया। तो देश में कैसा नैरेटिव फैला कि ताली और थाली, और आज तक लोग कहते हैं ताली और थाली बजवाया गया कोरोना पर। ये देश का दिमाग है, देश ये सोचता है, विरोधी दल ये सोचते हैं। दूसरा, हम लोग टेलीविजन पर बैठ के बहस करने से ये नहीं चलता है। देश 135 करोड़ का है, जो चला रहा है वो वहां पर उस योग्य है और उसकी टीम ऐसी है कि वो बेहतरी के लिए करती है। आज जो भी कर रहे हैं उनकी संवेदना हमारी भी संवेदना उनके साथ है, प्रधानमंत्री जी की भी संवेदना उनके साथ है, और जिसके घर का ऑफिस गया उसकी संवेदना तो है ही है। लेकिन उसी को रोकने जा रहे हैं। सेना उतारना, सुन लीजिए, सेना उतारना, सेना अपना डीआरडीओ अस्पताल बना रहा है, वायुसेना आपके ऑक्सीजन और क्रायोजेनिक टैंकर पहुंचा रही है, सेना अपना काम कर रही है। और इस तरीके का नैरेटिव सेट करना कि सेना उतारा जाए, सरकार फेल हो गई है, टेलीविजन पर बैठकर पत्रकारों के लिए देश में इस तरीके की बात की जाए, सरकार फेल हो चुकी है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार को 135 करोड़ दिखाई दे रहा है और आपको 100 लोग दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की बातें करना आप लोग बंद कीजिए और देश में एक सच्ची और अच्छी से देश में चीजों को फैलाइए। नहीं है, आप पत्रकार हैं, आप कम से कम न्यायाधीश की तरह गलत चलाइए अपना। ये गलत बात है त्रिपाठी जी, इस तरीके का नैरेटिव सेट करना मेरी समझ में उचित नहीं है। आप गलत कह रहे हैं साहब, दावा आप गलत कर रहे हैं। डॉक्टरों की मौत हो रही है, डॉक्टर अस्पताल गुड़गांव के एक पूरा अस्पताल के डॉक्टर छोड़ के चले गए सारे। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैंने तो क्या डॉक्टर कर रहे हैं, 2 लाख मर गए, तो सेना और सरकार फेल हो रही है। क्यों? सुनिए, सुनिए मेरी बात, समय नहीं है, सुनिए मेरी बात, एक उदाहरण त्रिपाठी जी। और तीसरी त्रिपाठी जी सुनिए एक बात, तो आप विपक्षी दल के नेता नहीं है, आप एक पत्रकार है, सुन लीजिए। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। नहीं, मैं मान रहा हूँ, मैं सब चीजों को मानते हुए कह रहा हूँ, ये यहाँ पर बैठकर कहना सरकार फेल हो गई है। सरकार अपने कामों को बहुत ही जिम्मेदारी से कर रही है।
यही राहुल गांधी है तो कहते थे कि तुगलकी फरमान है लॉकडाउन, और आज क्यों कहा जा रहा है कि लॉकडाउन लगाइए? आप ही ने कहा लॉकडाउन लगाइए, लॉकडाउन हो दिया गया। पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया तो सब लोगों ने बड़ा विरोध किया, लगाइए क्यों विरोध किया? नहीं क्यों विरोध किया पिछली बार? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन की घोषणा की, पूरा विरोधी दल खिलाफ हो गया, तुगलकी फरमान किया गया, और आज सभी लोग लॉकडाउन लगा दिया जाए। ऐसी तो हरी मानसिकता है भाई, सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी तो हरी मानसिकता है। त्रिपाठी जी, एक मानसिकता गलत मानसिकता है। अरे डॉक्टर मर रहा, किसी का वो भी बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का संबंधी है, डॉक्टर भी भाग रहे हैं। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर कहाँ भाग रहे हैं प्रभात जी? डॉक्टर कहाँ भाग रहे हैं? डॉक्टर तो हर समय मौके पर मौजूद हैं, डॉक्टर कहीं नहीं भाग रहे हैं। आलोक जी डॉक्टरों के पास जितनी समस्या इस समय आ रही है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भयभीत है इस समय, लेकिन डॉक्टर भाग कहीं नहीं रहे, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है। नहीं, इनका भी संकेत चलिए अपनी जगह पर सही है। अश्विनी जी, आपको इनके सुझाव को मानने की थोड़ी सी जरूरत तो है कि डॉक्टर डरे हुए हैं, डॉक्टर के का भी अपना परिवार है। मैंने मना नहीं किया है, मैं तो कह रहा हूँ, हर स्वीकार करते हुए मैं कह रहा हूँ, इस तरीके की दोहरी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर मरे या मैं मरूं या मेरे, ठीक है, डॉक्टर सैफी कुछ कहना चाहते हैं बीच में, ठीक है, छोटा सा उत्तर दीजिए डॉक्टर सैफी, छोटा सा उत्तर। आज हमें जात पात धर्म दंड भेदभाव सबसे हटना चाहिए, राजनीति को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरी हाथ जोड़ के पूरे देशवासियों से विनती है कि देश के नागरिक मर रहे हैं, डॉक्टर्स को पूरी फैसिलिटी दीजिए, हॉस्पिटल को पूरी फैसिलिटी दीजिए। एक गाइडलाइन निकलनी चाहिए कि इस हॉस्पिटल में इतनी ऑक्सीजन और इस हॉस्पिटल का इतना चार्ज होना चाहिए। डॉक्टर अपनी ड्यूटी अदा कर रहा है, बहुत सही बात। बोलने दीजिए उनको, एक सेकंड पे बात दीजिए, बिल्कुल राजनीति छोड़ दीजिए। इस वक्त सिर्फ जनता की तरफ देखिए, जिसकी जो ड्यूटी है वो अदा करें, क्योंकि हमारे देश से जो फंड निकलता है हेल्थ के लिए वो पूरी तरह से यूज नहीं किया जाता, वो कहाँ बढ़ जाता है, किसको जाता है, कुछ नहीं पता। आज हमें जरूरत है सिर्फ देश को बचाने की, देश के लोगों को बचाने की हमें जरूरत है। पूरा मेडिकल्स की हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने की, हमें हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं बाबा कह रहा हूँ, खाली बेड बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जमाखोरों पे लगाम लगानी पड़ेगी। जितने हमारा फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनको आपको जबरदस्ती बोलना पड़ेगा कि हमें कंपनी के अंदर दवाइयों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज ये दवाइयां जमाखोर क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? क्या इन्होंने पैसा नहीं कमाया पहले? आज तो लोग दान पुण्य कर रहे हैं। देखिए, सभी धर्मस्थलों, सभी धर्मों ने अपने अपने धर्मस्थल खोल दिए हैं सेवा के लिए। बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छे नोट के साथ यहाँ पर डॉक्टर सैफी ने अपनी बात रखी है कि आप सब सेवा भाव रखिए, एक दूसरे से शिकायतें हमें जरूर हो सकती हैं और ये शिकायतें बहुत जरूरी भी हैं। विपक्ष ने भी अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभाई है, लगातार सवाल पूछे हैं और सत्ता पक्ष ने भी बिना डरे बिना भागे उन सवालों के जवाब ढूंढे हैं और बदले में इस देश को लगातार तैयारी के साथ अपनी पूरी की पूरी अहमियत महसूस कराई है। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी लगातार शुक्रिया जो हमसे जुड़े रहे, लगातार अपने सवाल हमारे साथ साझा करते रहे। और सबसे जरूरी बात यही है अभी भी कि कोरोना की तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए या कितनी भी लहरें आ जाएं, हमारे लिए जो सबसे बड़ा दायरा होना चाहिए वो सामाजिक दूरी का नियम है, सैनिटाइजेशन है और मास्क को जरूर पहन के रखिए, क्योंकि इससे बड़ी वैक्सीन अभी भी नहीं है। जब तक पूरा देश वैक्सीनेट नहीं हो जाता है तब तक आपको सावधानी रखनी है, तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। लगातार जुड़े रहिए इसी तरह प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।